अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक के लिए आज मुज़ाकरात का हतमी राउंड हो रहा है। सेनेट सेक्रेटेरिएट में होने वाली आज की नशस्त में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के वफूद अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे और एक दूसरे को कायल करने की हतमी कोशिश करेंगे। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में कुछ तय पा जाएगा या मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे जो पैनल पर मौजूद है गेस्ट, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब हमें ज्वाइन करें, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और असद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नसीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। क्या लगता है आपको, कुछ तय होने जा रहा है या फिर बॉल दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी? नहीं, देखें, बात यह है कि इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। चीज़ें आप देख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके अंदर तो हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस जो है वो कानूनी नुक्तों के ऊपर बात करते हैं और बड़े धीमे लहजे में बात करें, लेकिन आइन और कानून की पासदारी और उसकी मनवाने की बात भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जिस किस्म की तकारीर की जाती है उससे तो ये अंदेशा होता है कि जैसे दो इदारे आपस में टकरा रहे हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, कोई चीज़ मांग ली है, तो मेरे ख्याल से ये जो पार्लियामेंट इस वक्त बैठी हुई है ये इन्हीं चीफ जस्टिस और 5 जजों की मरून मिन्नत है जिन्होंने 100 मोटो एक्शन लिया था, जिसके इस वक्त बहुत ज़्यादा खिलाफ है अपना पार्लियामेंट। और उसी 100 मोटो के नतीजे में इनकी हुकूमत जो है मार्जे वजूद में आई थी। तो हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं क्योंकि आइन की पासदारी नहीं हो रही। 90 दिन गुजर चुके हैं, ना तो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए, ना पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए। लेकिन ख्वाजा आसिफ तो वार्न कर रहे हैं इदारों को भी कि अपनी हदूद में रह के काम करें, आप अपनी जो पुरखों का हिसाब दें। देखिए, बात मैं मानता हूँ, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। तो क्या पार्लियामेंट को अपनी हदूद में नहीं रहना चाहिए? ये पिलर्स है ना सारे, इसमें से कोई भी सुप्रीम नहीं है इस मुल्क में। अगर सुप्रीम है तो वो आइन है। आइन की पासदारी पार्लियामेंट ने भी करनी है, आइन की पासदारी चीफ जस्टिस ने भी करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी करनी है, सियासी जमातों ने भी करनी है। लेकिन जब अभाम पैदा हो जाए, अगर आप अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसलों को मानना छोड़ दें, वहाँ पे आप सियासत करना छोड़ दें, वहाँ पे आप जजों के दरमियान तफरका डालना शुरू कर दें, तो फैसला कहाँ पे होगा पाकिस्तान में? तो यही मसला है कि लोगों के अगर कोई मसाइल होते हैं वो छोटी अदालतों में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर ये फैसले लोग मानना बंद कर दें तो फिर मुझे बताएं, फिर तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा और एक खाना जंगी बन जाएगी। मुज़ाकरात का क्या निकलेगा आज? देखिए, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि जिस तरह की गोलाबारी दोनों तरफ से हो रही है, जिस तरह चौधरी फवाद ने पीटीआई की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ तो चाह रहे हैं कि ये होने ही नहीं चाहिए जो मुज़ाकरात है। उधर मौलाना फजल रहमान भी इसके खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से आज की नशिस्त में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और आखिरी नशिस्त होगी और जब ये नाकाम हो जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा एक्शन लेना बॉल फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सही है मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं, आज कुछ निकलेगा इन मुज़ाकरात से? तीसरा और हतमी राउंड हम समझ रहे हैं इसको, अगर आज कुछ तय पा जाए, या आपको लगता है कि मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं से हल निकलना है इसका? मैं तो नसीम सिद्दीकी साहब से इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बाकी जो उन्होंने सियासी तकरीर की है वो एक अपनी जगह अलग है, लेकिन ये मुज़ाकरात चूँकि कल इमरान खान साहब ने कहा है कि वो 14 मई से आगे नहीं जाएंगे, और अगर 14 मई, मैंने कल भी कहा, तो 14 मई को भी अगर कौमी असम्बली तोड़ दी जाए तो फिर तो अगर इलेक्शन जाके 14 अगस्त को बनते हैं, जून जुलाई अगस्त 90 दिन बाद, तो फिर 14 अगस्त और 8 अक्टूबर में 54 दिन का फ़र्क है। अब लड़ाई 54 दिन की है। जहाँ इमरान खान साहब 14 अगस्त तक आ गए हैं, वहाँ 8 अक्टूबर पर भी आ जाएं। ये सितंबर का ही सारा रौला है पाकिस्तान में कि इंतखाबात सितंबर से पहले हो जाएं तो ठीक है, सितंबर के बाद होंगे तो ठीक नहीं है। आज सिंध असम्बली में करारदाद पेश हुई है कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब है कि सिंध असम्बली तो अपना मुद्दत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर सिंध असम्बली नहीं टूट रही, बलूचिस्तान असम्बली नहीं टूट रही, तो फिर एक दिन इंतखाबात तो नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए सबको 8 अक्टूबर तक असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने तक जाना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा हुक्म जारी कर सकता है जिसके नतीजे में कोई इंतखाबात फौरी तौर पे पीटीआई को मिल जाएं। सुप्रीम कोर्ट को भी 8 अक्टूबर को मानना पड़ेगा और इस मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होंगे जो हमारी सियासी जरूरत है। लेकिन अभी जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है उसमें लचक तो कहीं से नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने भी बड़े वाजे कह दिया है कि हम डेट कह रहे हैं उससे
कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हुकूमत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, सिंध हुकूमत की भी आपने बात की, तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्या होगा इसमें? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने तो कहा, मैं नसीम सिद्दीकी साहब से इस हद तक मुत्तफिक हूँ, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर इमरान खान 8 अक्टूबर तक मान लें, उनको समझ आ जाए कि उन्होंने गलती की है। अब लग रहा है आपको ऐसा होगा की असेंबली तोड़ के, और मैं समझता हूँ इस मुल्क में एक आईने, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि सितंबर का बहुत रौला है पाकिस्तान में। 2 बहुत ज़बरदस्त रिटायरमेंट्स हैं सितंबर में, जिसके बाद इमरान खान साहब समझते हैं कि वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए वो वरना अगर वो 14 अगस्त तक आ गए हैं तो 14 अगस्त और 8 अक्टूबर में क्या फ़र्क है? मतलब बाद 90 दिन वाली तो रह नहीं गई है। अब इमरान खान साहब कहते हैं 14 मई को कौमी असम्बली तोड़ दें, 14 मई को तोड़ दें तो फिर 90 दिन 14 अगस्त को बनते हैं। फिर 14 अगस्त और 8 अक्टूबर में क्या फ़र्क है? जो 6 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 60 दिन में 8 अक्टूबर को इंतखाबात हो जाएंगे। ये जो सितंबर का रौला है ना, उसने सितमगरी की हुई है पाकिस्तान की सियासत में, और उसका सारा रौला है कि सितंबर से पहले सारा मसला ही सितंबर का है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। सही है, सही है, आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, आप क्या समझते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है, या आज आपको लगता है कोई हल निकाल के ही उठेंगे दोनों फरीकैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखना, कल भी इसी चीज़ पे डिस्कशन हुई थी, और स्टिल आई मेंटेन कि भाई वो 90 दिन अगर कोई असम्बली टूटती है तो वो 90 दिन किधर चले गए हैं? 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे पंजाब और केपी के, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि फ़ाइन, आप चाहे जैसे भी कि इंटरिम गवर्नमेंट्स दोनों सूबों के अंदर हैं, अपनी मुद्दत तो 3 महीने की पूरी कर चुकी हैं। नो, व्हाट इज़ देयर स्टेटस? उससे थोड़ा सा और आगे चल के देखें कि जिस तरह की तकारीर, जिस तरह का तकरीर तो छोटा लफ्ज़ है ना, मतलब धमकियाँ, और जिस तरह की लैंग्वेज आपने असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी आपने इस्तेमाल होते देखी, इससे पहले भी, तो ये फील होता है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये PDM की गवर्नमेंट हालात को ये मज़ीद ख़राब करती नज़र आ रही है। हकीकत में मैं आपसे ये बताऊँ, ये बिल्कुल इनकी कोई नीयत ऐसी नहीं है। आप ये बात करते हैं ना कि जी 8 अक्टूबर को, जिस तरीके से मुजम्मल साहब वो कल से हमें लोरियां दे रहे हैं 54 दिन की, जी 54 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएं, अगर आगे चले जाएं तो क्या फ़र्क है, एक लिहाज से पड़ जाएगा। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इमरान खान को भी कह रहे थे भी गिरफ्तारी दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो लीडर हैं भी, आप पे 121 से कितनी FIR हो चुकी हैं, आप गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? मकसद सिर्फ ये कहने का है, इट इज़ नॉट ओनली, मैं बहुत सारे लोगों को एक्चुअली मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखता हूँ, और वो ऐसा फील होता है कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं भी क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 90 दिन है, नहीं हो गया, आप एक जिसको कहते हैं कंसेंसस की तरफ जाएं, और वो चाहें या वो करें जो कि PDM एक लिहाज से चाहती है। दूसरा, मुझे कोई ये गारंटी दे देना कि जी हाँ 8 अक्टूबर को वाकई एक लिहाज से इलेक्शन हो जाएं, फिर सितंबर की जैसे अक्सर बात होती है कि जी बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं, एक ने जाना है, एक ने एक लिहाज से आना है। यही सारा कुछ पूरा साल इस मुल्क के अंदर चलता रहता है, या हर 2-3 साल के वक्फे के बाद मेरा ख्याल है चलता रहेगा। मैं ये फील करता हूँ हमें इससे हट के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें देखना है हम अपने मुल्क को कहाँ पे, किस जगह पे लेकर आ गए हैं। और आज अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये तो ज़रूर कहना चाहिए ना कि जी 100 मोटो नोटिस लिया था इस 3 रुकनी बेंच ने, और इमरान खान की हुकूमत को फारिग कर दिया था। जो हुक्म जारी किया था एक लिहाज से असम्बली के अंदर, उनके डिप्टी स्पीकर ने उसको फारिग करके फिर PDM की गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई। नहीं, इसी तरीके से आप इस बात करते हैं, चले जी ठीक है, वो नो मोशन कॉन्फिडेंस की वो लेकर आए थे तहरीक, बट व्हाट हैपन आफ्टर दैट? मैं आज भी फील करता हूं कि अगर इमरान की हुकूमत को ख़त्म ना किया जाता, ठीक है, ये तकरीबन 1.5 साल अगर ये और चल जाते, तो आज PDM या नून लीग अकेले, मैं समझता हूं कि दे वर इनेबल के अपनी पोजीशन को बहुत बेहतर कर सकते थे। बट क्योंकि इनको बड़ा शक था कि जी नहीं, हम बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, ठीक है, और आज देख लें कि हमारे मुल्क को उन्होंने किस हाल में पहुंचा दिया, और इसी असेंबली के अंदर अनम क्या इनका हक नहीं बनता? आगे बढ़ना है, डॉक्टर साहब की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, 90 दिन तो अब गुजर गए हैं, वो तो अब बात बिल्कुल, अब 90 दिन की में इंतखाबात ना होना, एक तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं, और दूसरा ये कि आज अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो ज्यादा नुकसान किसका आपको लगता है, PTI का, हुकूमत का, या सिर्फ मुल्क का ही नुकसान हो रहा है? देखिए, नुकसान तो सबका हो रहा है, जमहूरियत का हो रहा है, सियासत का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इन नुकसानात के ज़िम्मेदार कौन है। नुकसानात के ज़िम्मेदार सब हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले और इसके ख़त्म होने के बाद भी इमरान खान साहब अपना केस ऑलरेडी हार चुके हैं।
अच्छा। उनके पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जिस पर वो अब इस चीज़ पर जोर डाल सकें कि जी इलेक्शन फौरी तौर पर कराओ। देखें, इल्ज़ाम लगाए बगैर किसी पर हम ज़रा ठंडे दिल से इसको देखते ना कि ये बात तो दुरुस्त है कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन कोई भी एक्शन जो होता है कानूनी तौर पर भी अगर देखें तो सिर्फ एक्शन को नहीं देखा जाता, एक्शन के पीछे इंटेंशन या नीयत को देखा जाता है। कोई भी चीज़ होता है आप देखते हैं कि ये किस नीयत से किया गया। आईनी तौर पर इख्तियार था, सूबाई असम्बली तोड़ दी, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन सिर्फ ये थी कि मजीद मुल्क को बहरान की तरफ धकेला जाए। ये नीयत को जांचने का मयार फिर क्या है? किस तरह से पता चलेगा कि ऐड करने का ये बिल्कुल जांचा जा सकता है, बिल्कुल जांचा जा सकता है, क्योंकि उनकी दोनों की हुकूमत थी, उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही थी। केपी में भी पीटीआई की हुकूमत थी, पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत थी। तो अगर नीयत साफ होती तो ये अपनी हुकूमतों को चलाते आखिर तक। इसको वक्त से पहले तोड़ने का मकसद ही ये था कि नीयत ये थी कि बहरान में मुब्तला किया जाए और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। और अगर नीयत नाजिर साहब साफ है तो 2 सूबों में इलेक्शन करवा दें, क्या मसला है? मैं बतलाता हूं आपको, मैं फिर उसी तरह कहूंगा ना कि देखें, मैं आपको बताता हूं कि ये इलेक्शन अगर एक दिन होंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1, माशी तौर पर फ़ायदा होगा कि जितने पैसे डबल खर्च होने हैं उसके आधे पैसे खर्च होंगे, नंबर 1। नंबर 2, फौज की जो डिप्लॉयमेंट इतनी बड़ी होनी है 2 दफ़ा सिक्योरिटी के लिए, वो सिर्फ 1 दफ़ा होगी। नंबर 3, जो असातिज़ा ड्यूटी देंगे, कितने लाखों की तादाद में असातिज़ा की पूरे मुल्क में ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन हमने तो आइन को देखना ना, ये सारे फायदे आइन में नहीं लिखे। आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। देखें मेरी बात सुने आप, सिर्फ एक आइन की उनके पास यानी पीटीआई वालों के पास जो आर्ग्यूमेंट है वो सिर्फ एक है कि जी आइन को देखना है। बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन आइन को जिस हिसाब से खुद इमरान खान ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है उसकी नीयत को देखना पड़ेगा। तो मैं जो आपको 4-5 वजह बता रहा हूँ, इसके जवाब में इनके पास सिवाय इसके कि जी आइन को देखा जाए, यही अदलिया थी। मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। यही अदलिया थी कि जिसने तमाम फौजी आमिरों को बार बार रिलीफ दिया है, उनको जिन्होंने आइन का तिया पांचा कर दिया, उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, इसी अदलिया ने उनको बार बार रिलीफ दिया है। उस वक्त किसी को याद नहीं आया। आज एक नुक्ते पर के इलेक्शन आज हो या 6 महीने बाद सबके एक साथ हो, जिसके मैं 4-5 फवायद आपको एक दिन के बता चुका हूं, वो एक ही नुक्ते पे अड़े हुए कि जी हमें कानून देखना है। ये नहीं देखा जा रहा कि किस बदनीयती से ये बहरान में मुब्तला किया गया है। मैं यहीं पर अपनी बात, जिसको कहते हैं ना कि आई रेस्ट माई केस हियर। ठीक है, मैं अनम अगर मुझे अलाउ करें, आई एम रियली सरप्राइज। इट इज नॉट, मैं डॉक्टर साहब की बात करूं, मैं बहुत सारे और लोगों को सुनता हूं, दे डोंट बॉदर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज जनरली आप उनको देखें, ये हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की तस्बीह पकड़ी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे सारा कुछ कर रहे होते हैं। और जब ओरिजिनलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और जब इनके मफादात पे जिक पहुंचने का एहतमाल होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे कर देते हैं। अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो पीडीएम की पूरी हुकूमत वायलेट कर चुकी है ना। इनके ऊपर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर टू बी ट्राइड इन अ वे, अगर देखा जाए तो। बट दैट इज द सिचुएशन कि भी माइट इज राइट इस वक्त चल रहा है, यानी हुकूमत इनके पास है और मुख्तलिफ तरीके से, चाहे वो प्रेस के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए या फिर इवन नेशनल असेंबली के जरिए, जिस तरीके से अदलिया को ये लोग धमकियां दे रहे हैं, जिस तरीके से थ्रेटन कर रहे हैं उनको, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, क्या किसी और मुल्क में इस तरह की मिसाल आपको नजर आ सकती है? ठीक है, मैं 1 बाय 1 सबकी तरफ आऊंगी, लेकिन मुजम्मिल साहब आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि इमरान नियतों का मसला है, और आपको लगता है कि इमरान खान की नियत में मसला है और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं, बाकी जो जमातें हैं, उनके जो सरबराहान हैं, वहां पर नियतें साफ है? और इसका पैमाना क्या है मापने का? पीडीएम एक तो ये नसीम सिद्दीकी साहब और असद साहब को ये मैं दरखास्त करूंगा, हम आपके साथ हैं हमेशा। जब कोई बात कर रहा हो तो वो बीच में कमेंट ना किया करें। कमेंट ना किया करें। आपने अपनी नहीं हंसते हैं सरकास्टिकली, ये अच्छा नहीं है। सीरियस प्रोग्राम है, हमारी जरूरत नहीं हो सकती मुजम्मिल भाई, आप ऐसे समझते हैं। बिहेव कर नहीं असद महमूद साहब आप क्लिप निकाल के देख लीजिएगा। नहीं आप अपना प्रोग्राम ना दोबारा सुन लीजिएगा कि जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो आप कितनी सरकास्टिकली तंजो मज़ा में हंस रहे थे, जो एक सीरियस प्रोग्राम का डेकोरम नहीं है। मैं समझता हूँ ठीक है, आप लतीफ़े तो सुना नहीं रहे हैं, तो थोड़ा बिहेव भी करना चाहिए। मैं नहीं, मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल। मुजम्मिल साहब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। असद साहब मैंने आपको मौका दिया, बाकियों को भी मौका दिया, अब मुजम्मिल साहब की बारी, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। जब आपकी बारी होगी तो वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मुजम्मिल साहब आप अपना पॉइंट रखें।
देखें, हमारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि आइन की तस्बीह पढ़ने वाले जो हैं वो आज आइन की तस्बीह नहीं पढ़ रहे हैं। आइन की तस्बीह हम पढ़ना चाहते हैं, और आइन की तस्बीह इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ने की कोई सज़ा ही नहीं दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक सियासी जमात के वज़ीर आज़म को, उसके डिप्टी स्पीकर को, उसके वज़ीर कानून को, उसके सदर मुमलिकत को ये तय करते हुए कि उसने आइन तोड़ा है, सज़ा नहीं दी, क्योंकि वो लाडले थे, तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं थे। जब आपने एक को आइन तोड़ने की सज़ा नहीं दी तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? आपने तो आइन तोड़ना फ्री फॉर ऑल कर दिया। जिस दिन डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा था, जिस दिन फवाद चौधरी ने वो रेजोल्यूशन पेश किया था, जिस दिन वज़ीर आज़म ने वो गैर आइनी असम्बली तोड़ी थी, आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि आइन टूटा है तो आर्टिकल 6 लगा देते, साथ ही लगा देते, और कहते कि इस आइन तोड़ने की ये सज़ा आइन में लिखी हुई है जो हम साथ दे रहे हैं। आपने तो उनके ऊपर जो 25 मई का तौहीन अदालत का केस है, जो आपके अपने अहकामात की तौहीन हुई है, आपने 8 महीने से उसको सुना नहीं है। 25 मई के बाद ये अप्रैल 2023 आ गया, मई 2023 आ गया, 25 मई 2022 से उसकी हेयरिंग ही फिक्स नहीं की है, क्योंकि आपको पता है वो सुनेंगे तो सजा हो जाएगी। उसमें इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, आपने 1 साल से वो केस सुना ही नहीं। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी खास गवर्नमेंट को किसी खास के लिए फंदा तैयार किया हुआ है और बाकियों के लिए रिलैक्सेशन है, तो ये दोहरा मयार और तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये अब नहीं चलेगा कि आप वज़ीर आज़म बिल्कुल सही है, एक को लाडला करें और एक को सजा दें। पलड़े आपकी नजर में बराबर होने चाहिए। मुज़म्मिल साहब, सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुज़म्मिल साहब, मुझे आगे भी बढ़ना है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? उनको आर्टिकल ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपकी बात समझ आ गई, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप कुछ कहेंगे? अनम, बिल्कुल बात जिस तरह हो रही है ना, तो पलड़े बराबर होने चाहिए। क्या हो रहा था, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म आयद होनी थी, हमजा शहबाज शरीफ के फर्द जुर्म आयद होनी थी। क्या हुआ, उनको रिलीफ मिला, आपने वज़ीर आज़म बना दिया। तो बात करते हैं आइन और कानून की, हमने हर दौर में की है। अगर मार्शल का दौर लगा तो सब ने आइन और कानून की पासदारी के लिए हमने भी आवाज़ उठाई है, असद महमूद साहब ने आवाज़ उठाई है, डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाई है। ये बात नहीं है, बात यह है कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू। अगर उस वक्त उन्होंने आइन की पासदारी करते हुए 14 दिन में इलेक्शन करा के पीडीएम जो साजिश के तहत आई थी, मैं साजिश इसलिए कहता हूं कि ये वही पीडीएम थी जो आपस में टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। फिर किस पॉइंट पे वो इकट्ठे हो गए, इनके तो मैनिफेस्टो नहीं मिलते। ये शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब का पेट फाड़ने को फिरते थे, सड़कों पर घसीटने को फिरते थे, वो इनको ज़ियाउल्लाह का बेटा कहते थे। ये किस तरह इकट्ठे हो गए? इन सबको खौफ था जो इनके ऊपर केसेस थे, और इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले नैब तरामीम की है। इन्होंने कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया, आवाम के ऊपर महंगाई का बम फोड़ा है। जो आवाम है वो भूखी मर रही आज, लेकिन उन्होंने अपने अरबों खरबों के केसेस माफ़ करा लिए। ये माजरत के साथ हम मुज़म्मिल साहब को बिल्कुल ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अगर आइन अभी टूट रहा है तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये कोई बनाना रिपब्लिक है। अगर आइन टूट जाएगा तो इस मुल्क में रह क्या जाएगा? इस मुल्क को इसी पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बानी थे, उन्होंने आइन दिया था अपोजिशन के साथ मिलकर, और आज वो पीपल्स पार्टी भी उतनी ही मुर्दे इल्ज़ाम है, उतना ही उनका इसमें हिस्सा है जितना किसी और का हिस्सा है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम पहले बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात जो खटाई में पड़ते हुए सबको नजर आ रहे हैं, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि मुज़ाकरात शायद कामयाब हो जाएंगे, सबको नाकामी का ये खदशा है। तो ये नाकामी की वजह कौन है, आपको कौन लगता है इसकी वजह? देखिए, नाकामी मैं तो बराह रास्त इसको पीटीआई और इमरान खान साहब को इसका जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट उठाया हुआ है वो यही है कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 14 मई को असेंबली तोड़ दी जाए, लेकिन उसका कोई वो सॉलिड रीज़न या ठोस वजह पेश नहीं कर पा रहे कि ये जल्दी इलेक्शन होने से मुल्क व कौम का, जमहूरियत का क्या फ़ायदा होना है। अच्छा, और साथ साथ ये जहन में रखिए कि आज ही से नहीं बल्कि पहले से ही फवाद चौधरी हो या पीटीआई के दूसरे रहनुमा हो, उनकी गोलाबारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जारी है। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्शन करवा भी दिए जाएँ तो इमरान खान और पीटीआई बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर में, जिसमें वो खुद अपनी ज़िमनी नशिस्तें जीत चुके हैं, फिर भी वो मुसलसल इलेक्शन कमीशन की दयानतदारी पे सवाल उठा रहे हैं।
जबकि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान की तारीख के, वो बेहतरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक हैं, और ये भी थैंक्स टू जो तरमीम आई थी जिसके तहत ये किया गया था कि जजों के अलावा भी दूसरों को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को भी इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बड़ी साफ रेपुटेशन या शोहरत के हामिल हैं। उनको जिस तरह से पीटीआई ने बार बार निशाना बनाया है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि पीटीआई सिर्फ उसी वक्त में इलेक्शन के नतायज मानेगी, ये तैयारी कर रही है। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों निशाना बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि अगर नतायज इनके हक में ना आए तो ये कह सकें कि जी हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, यानी जब ये जीतते हैं जब नहीं कहते कि जानिबदार है। तो ये तैयारी हो रही है। तो ये जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात सिर्फ एक जिसको कहें ना कि ऑप्टिक्स इसकी हमें नजर आ रही है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो आज एक और अहम फैसला हुआ है कि जी 8 रुकनी बेंच बरकरार है, यानी किसी भी जज की अगर दयानतदारी पे शुबा किया जाए तो उस जज को खुद उससे हट जाना चाहिए। और फुल बेंच की डिमांड जो है कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसको पूरा करने से अदलिया जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ आप जो बात कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी अगर लोग सवाल उठा रहे हैं तो क्या उनको भी अपने ओहदे से अलग नहीं हो जाना चाहिए? फिर किस पे सवाल उठाएं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं जजेस के हवाले से अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो बेंच से अलग हो जाना चाहिए। इसी तरह मुतनाज़े हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, क्या उनको भी अपने ओहदा नहीं छोड़ देना चाहिए कि मेरे पे सवाल उठ रहे हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट्स हों या जो सियासतदान हों, उन पर दुनिया भर में सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिनको परफेक्ट होने की तवक्का की जाती है वो अदलिया के लोग होते हैं। अदलिया में कहीं भी दुनिया भर में बाकी लोगों पर सवाल उठा सकते हैं आप, लेकिन अदलिया के लोगों को इम्पेकेबल रेपुटेशन जो है ना वो होनी चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं आपके, सेकंड सीनियर मोस्ट बाकर फायज ईसा साहब, फायज ईसा साहब को मुस्तकिल ये सारी चीज़ें तारीख में रकम हो रही हैं, और जब ये 5-10 साल बाद तारीख लिखी जाएगी तो ये हमारी तारीख का एक सियाह बाब होगा अदालती तारीख का, जो कि रकम किया जा रहा है। चलें, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में रवां साल गंदुम की पैदावार में इजाफे के बाद यह दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर इसे गंदुम बरामद करने वाला मुल्क बनाया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बयान में इस साल गंदुम की शानदार फसल का दावा करते हुए कहा कि सैलाब और दूसरी मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत की जानिब से ज़रई शोबे को दी जाने वाली सहूलियात की वजह से ये यकीनी हो सका है। सवाल हमारा आज का ये है कि क्या मुल्क में गंदुम की शानदार पैदावार के बाद आवाम को सस्ता आटा भी मिलेगा? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। देखिए, जो इम्पोर्टेड गंदम है और जो लोकल गंदम है, दोनों की प्राइस में फ़र्क है। और यकीनन अगर हम गंदम इंपोर्ट नहीं करेंगे और अपनी लोकली यूज़ करेंगे तो उसकी कीमत इंपोर्टेड गंदम से तो कम होगी, कैरेज भी नहीं पड़ेगा, ज़र मुबादला भी नहीं होगा, डॉलर एक्सचेंज रेट भी उस पर नहीं लागू होगा। फिर गंदम की एक सपोर्ट प्राइस हमने बढ़ाई है, जिसकी वजह से जो है वो गंदम की जो फसल है वो बेहतर हुई है। लेकिन ये इससे भी बेहतर हो सकती थी। जो पिछले दिनों बारिशें हुई हैं उससे पंजाब में, बिलखसूस सेंट्रल पंजाब में गंदम की फसल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि ये बारिशें उस मौके पे हुई जब गंदम की कटाई थी। और मैं बहुत से ऐसे खेतों में गया हूँ सेंट्रल पंजाब में जहाँ पर गंदम की फसल के जो उस वक़्त उगी हुई थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा बेवक्त की बारिश से, जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज है। लेकिन उसके बावजूद, सैलाब के बावजूद अगर ये फसल अच्छी हुई है तो हमें ये समझना होगा कि हमारा एग्रीकल्चर पोटेंशियल अपनी जगह मौजूद है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कपास की फसल को वापस वहाँ लेके आएँ जहाँ पर ये थी, ताकि हमें कपास इंपोर्ट ना करनी पड़े। ठीक है। हमें इस मुल्क में दीगर फसलों पर भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। हमारे किसान में अभी वो सकत मौजूद है। हमारे मुजम्मिल साहब, आपको लगता है कि आटा सस्ता होगा, अच्छी पैदावार हो गई है, आम आवाम तक इसका फायदा मुंतकिल होगा, आपको लगता है? ही होगा, क्योंकि लोकल गंदम होगी ना, ये हमने इंपोर्ट तो नहीं की हुई होगी। ठीक है। इसका कैरेज या डॉलर रेट में नहीं दिया होगा। और जब फसल वाफर हो
और शॉर्टेज ना हो तो फिर वैसे भी कीमत नीचे आ जाती है। पिछले साल गंदम वाफर नहीं थी, हमने इंपोर्ट की थी, आटे की शॉर्टेज की बात थी, लिहाजा आटा महंगा इसलिए भी हुआ कि फ्लोर मिलों को कोटों के तहत दिया जा रहा था। ओपन मार्केट में हम किसी को आटा गंदम रखने नहीं दे रहे थे, क्योंकि एक जो फूड सिक्योरिटी की मैनेजमेंट है वो भी चल रही थी, उस वजह से कीमतें भी बढ़ी हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझता हूँ कीमतें बढ़ने में। मैं कोई बेल आउट पैकेज नहीं देना चाहता गवर्नमेंट को। जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, जिनमें फूड सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, स्टेट की जिम्मेदारी है, दूसरे यूटिलिटी बिल्स हैं, इनकी कीमतें गवर्नमेंट को नीचे, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता कि ये हो गया तो इस वजह से हो गया। वजूहात पे सब बात हो सकती है, लेकिन हुकूमत का काम है वजूहात पे बात हो सकती है, लेकिन हुकूमत इन चीजों के बारे में जिम्मेदार होती है। सही है मुज़म्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, आपको क्या लगता है आटे की कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है आटे की कीमत, और आपको क्या लगता है मुनाफाखोरी को और जखीरा अंदोजी को किस तरह से हुकूमत रोकेगी? अनम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि 2-3 खबरें हैं, बिल्कुल हमें उनको डिस्कस करना चाहिए। बड़ा देर में भी सम साई ऑफ रिलीफ। एक तो सर्टली आटे की जो इस दफ़ा और गंदम की जो पैदावार हुई है, आई से दिस इज द बम्पर क्रॉप, जो कि पिछले 10 सालों के अंदर इस तरीके से हुआ। मेरा ख्याल है लाख करम है एक लिहाज से, एंड वी शुड बी थैंकफुल। ठीक है। दूसरी चीज़, रशिया से जो है वो ऑयल अब वो रिड्यूस ऑलमोस्ट 30% लेस आ रहा है। आई फील कि वो भी बड़ा एक लिहाज से इम्पैक्ट आएगा। काज़किस्तान से जो नेचुरल गैस है LPG, वो शायद सस्ते रेट्स पर आ रही है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, मेरा ख्याल है शायद कोई आवाम को ये रिलीफ दे सके। बट आई बिलीव कि इसके सारी चीज़ों के अंदर हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर देखें ना, पिछले साल आलमोस्ट कोई हमने 2.5 लाख टन के करीब गंदम जो दरामद की थी। आप सोचिए कि पूरे 1 साल के अंदर गंदम जिस तरीके से जो महकमा खुराक चारों सूबों के अंदर जो स्टॉक करता है, और इतने बुरे तरीके से स्टॉक करता है, जो उनके सैक्स हैं वो ख़राब होते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन गंदम तो आपकी इस तरीके से ज़ाया हो जाती है। एक तो उसके ऊपर हमें बड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत है। अच्छा, और चीज़ भी देखें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर चाइना है, रशिया है, इंडिया है और अमेरिका आता है, ओके जी, और रकबे के हिसाब से भी बड़े ममालिक हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये चारों ममालिक आलमोस्ट कोई 50% गंदम प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया की। पाकिस्तान का लकली 8वां नंबर आता है। एंड आई कैन सेफली से कि थोड़ा सा हुकूमत इसके ऊपर फोकस करे, किसानों को। ओके जी, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि अब तो उन्होंने गंदम की कीमत बड़ी बढ़ा दी है, लेकिन अभी देखें ना, अगर 3900 रुपये, ये 4000 रुपये मन हुकूमत अगर ख़रीद रही है, इसका मतलब है नहीं 100 रुपीज़ kg है इस वक्त आटा। अगर 140, 50, 55 बिक रहा है, तो हुकूमत ये तो ज़रूर कर सकती है कि इस गंदम को किसी सूरत के अंदर इमदादी पैकेज के अंदर कन्वर्ट करके अगर 80 रुपीज़ kg भी आटा ले आए, हुकूमत की जिम्मेदारी काफ़ी बनती है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इसमें हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं, और क्या आटे की कीमत जो अब बुलंद तरीन सतह पर है, आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये कीमत नीचे आएगी? मेरे ख्याल में थोड़ी नीचे आएगी, लेकिन ज़्यादा नीचे आने की मुझे तवक्का नहीं है। वो इसलिए कि हमने माजी में भी देखा है, ये आटे का मसला हमारा पुराना है, नया मसला नहीं है। 70 साल पहले ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत थी, उस वक्त भी आटे की किल्लत हो गई थी, तो उनको कायदे किल्लत का खिताब दिया गया था। तो ये उस वक्त से मसला चल रहा है। तो लेकिन ये मसला है क्यों, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये मसला अगर अभी वक्ती तौर पर हल हो भी गया और थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया, तो साल 6 महीने बाद फिर ये मसला आएगा। अब मैं आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, यानी ये चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहला मसला तो हमारा यील्ड का है। हमें पड़ोसी मुल्क भारत से सबक सीखना चाहिए। वहाँ तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, टू बी एग्जैक्ट 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है। वो न सिर्फ अपने आवाम को फीड करते हैं, उनके पास इजाफी प्याज होती है, इजाफी टमाटर होता है, हमसे सस्ता मिलता है, लेकिन हम उनसे नहीं सीखते कि भाई क्या चीज़ें करके हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। हम ये तो कहते हैं बार बार कि जी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब हम इसमें नहीं कहते कि हम मुंह तोड़ जवाब जो है वो पैदावार में देंगे, हम मुंह तोड़ जवाब जो है वो तालीम में देंगे, उसमें नहीं करते हम, तो हम नुकसान में रहते हैं। ये तो एक बात कि हमें सीख कर अपनी यील्ड बढ़ानी चाहिए। नंबर 2, स्मगलिंग जो हमारे यहाँ से होती है, और इसके शवाहिद मौजूद हैं कि हमारे यहाँ से अजनास, ग़िज़ाई अजनास स्मगल होती हैं अफगानिस्तान। अच्छा, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो अभी कही गई बात कि स्टोरेज की सहूलतें, आप जाकर देखें, मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है, आप देखें प्रिमिटिव सिस्टम जो है ना, वो 50 साल पुराना सिस्टम है स्टोरेज करने का,
बैनुल-अक़वामी तौर पे जो नए तरीक़े राइज हैं उनके तहत इनको अपनी अजनास को महफूज रखा जाता है, ज़ाया नहीं होने दिया जाता। अगर किसी मुल्क में इस तरह से मिलियंस ऑफ टन ज़ाया हो जाएगा तो जाहिर है आप फिर साल 6 महीने बाद इसी का शिकार हो जाएंगे। तो हुकूमत को ये 4-5 बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। आखिरी कदम ये उठाना चाहिए कि जो चीज़ें सब्सिडाइज़ करने की हैं उनको आवाम के लिए ज़रूर सब्सिडाइज़ करना चाहिए। और वो जाहिर है अनाज जो हैं, अजनास हैं, वो सबसे ज़्यादा, हम 24 करोड़ का मुल्क हैं और हमारे आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि जी अपने बच्चों को तीनों वक्त का खाना खिला सकें। तो इसके लिए हुकूमत को देने की ज़रूरत है और हुकूमत को इक़दाम करने की भी ज़रूरत है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से भी बचने की ज़रूरत है, इक़दाम करने की ज़रूरत है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, बम्पर क्रॉप हुई है, फौरी क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब ने लेना शुरू कर दिया। जैसे हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कोई जो किसान है उनको फ़वाइद दिए थे, कोई ऐसी बात नहीं, बम्पर क्रॉप हो गई। पीटीआई दौर में भी उन्होंने कहा कि जो जितनी भी क्रॉप से बम्पर क्रॉप हुई है, क्या उसके बाद क्या चीज़ें सस्ती हो गई, आवाम को सस्ती मिली? कुछ नहीं। ये अपना आवाम को कुछ नहीं देते, सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते। अगर इन्होंने क्रेडिट लेना है तो ये जो बम्पर क्रॉप हुई है ना, इसको एक सेव करके दिखाएं ज़रा कि किस तरह ये चूहे बिल्ली ना खाए गंदम और ये गरीब लोगों के पेट में जाए। उसके बाद ये दूसरे मुल्कों को जो है वो एक्सपोर्ट करें ताकि हमें डॉलर्स आ सके। कहा है शहबाज शरीफ ने, हमारा ये प्लान है कि अब आगे एक्सपोर्ट भी करेंगे। देखेंगे ना इन द एंड ऑफ द डे क्या होता है। अगर तो ये काम करने में कामयाब हो गए फिर तो हम गवर्नमेंट को जरूर क्रेडिट देंगे, लेकिन बम्पर क्रॉप होगी ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होगी, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी क्रेडिट उनको नहीं जाता। और तो आप देखें कि जिस तरह इन्होंने आटा बांटा है फ्री, अभी देखें इनकी अपनी पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने कहा 20 अरब रुपए का घपला किया गया है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अपनी पार्टी के बंदे इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे, तो इनका कोई भी करप्शन के लिए आए, करप्शन बचा रहे, करप्शन के केसेस खत्म कराए, मजीद करप्शन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मलबा हुकूमत पर है, जहां पे वो क्रेडिट ले रहे हैं, आप कह रहे हैं क्रेडिट नहीं लेना चाहिए उनको। नहीं, वो चीजें सामने आ रही है ना, मैं तो दलाइल पेश करूँ ना कि उनकी अपनी पार्टी के बंदे कह रहे करप्शन हो रही है और आवाम को अगर इसकी कोई रिलीफ मिलेगी उस दिन तो ये क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आप गंदम बम्पर क्रॉप हुई है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर तो आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मौजूदा हालात आटा सस्ता होगा या नहीं? आटा बिल्कुल सस्ता नहीं होगा, आटा मजीद महंगा होगा। ठीक है, आटा सस्ता नहीं होगा, आटा मजीद महंगा। असद साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, चूंकि वक्त की कमी, हमें आगे भी बढ़ना है। ब्रेक की तरफ जाते ना बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट पर बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 22 मिलियन नौजवान शादी के मुंतजर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का हर घर अच्छे रिश्ते की तलाश में है और तकरीबन पाकिस्तान में हर घर में ये एक बड़ा मसला है। तो हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तानी नौजवानों को शादी में सबसे बड़ी रुकावट है क्या? डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी। अब सुनने में ये बड़ा नॉन सीरियस सा मसला लगता है, लेकिन ये एक सीरियस मैटर है। हम हर दूसरे घर की ये कहानी सुनते हैं और ये एक बड़ा मसला है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? ये बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं है और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया। हम सिर्फ सियासत पे बात करते हैं, ये समाजी सवाल जो है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम सवाल है ये। अब इसका जवाब क्या है कि रुकावट क्या है? रुकावट तो इसकी समाज की दीवार है। अब वो समाज की दीवार क्या है? दो समाज की दीवार, जो फिल्मों में कहा जाता है ना, शादी हो रही होती है और आ जाते हैं कि जी ये शादी नहीं हो सकती, तो दो दीवारें आ जाती हैं बीच में। एक तो माशी दीवार है और दूसरा समाजी दीवार है। माशी दीवार पे मैं पहले बात करूंगा। माशी रुकावट ये है कि देखें हमारे मुल्क में जो गुर्बत का लेवल है और ख़ास तौर पे अभी जो हुआ है उसके नतीजे में एक नौजवान को इस्टेब्लिश होते होते खासा वक्त लग जाता है। वो यानी सोच ही नहीं पाते कि हम शादी करके कैसे अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करेंगे, घर कहाँ लेंगे, हाउसिंग का मसला है, हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, किराए का अगर मकान लेना पड़ा तो किराए के मकान में हम कैसे रहेंगे, फिर घर में जो भाई बहनें हैं छोटे उनको अगर पालना पोसना है तो उनको कैसे पाले पोसेंगे। तो सबसे बड़ा मसला रुकावट जो है वो मेरे ख्याल में माशी है। अगर जैसे माशरे में थोड़ी सी खुशहाली आती है तो निस्बतन मेरे ख्याल में ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। दूसरा समाजी जो रुकावट मैं कह रहा हूँ वो ये है कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन उनको सूटेबल मैच नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि हमारे यहाँ आपस में मिलने के मौके बहुत कम हैं। हमने इतनी रुकावटें डाल दी हैं। अब किसी पार्क में अगर कोई नौजवान कपल बैठा हो, फौरन पुलिस पहुंच जाती है कि तुम कौन हो, क्यों बैठे हुए, उठो यहाँ से, उनसे रिश्वतें ली जाती है। मैं खुद आपको लगता है पुलिस बड़ा मसला है इसमें? पुलिस का रोल है? पुलिस का नहीं, देखिए ना, आप शादी अगर किसी कपल को आपस में शादी करनी है तो उनके मिलने के मौके तो होने चाहिए ना। ये हुकूमत आपने हर जगह देखें, हर जगह आपने कोई एजुकेशन खत्म कर दिया, ज्यादा से ज्यादा करते चले जा रहे हैं। कोई अगर साथ पढ़ते लिखते हैं तो आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर बाद
बाद में शादी की तरफ जाते हैं, कहीं पर और कोई ऐसी सोशल एक्टिविटी हो जहां पर मिल बैठे हैं। हमारा माशरा नौजवानों पर इतना जबर करता है, दबाव, इतना शदीद दबाव है कि लोग आपस में, नौजवान लड़के लड़कियां बात करते हुए डरते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पाबंदी लगाती हैं कि जी लड़का और लड़की जो है वो 6 मीटर एक दूसरे से दूर बैठेंगे। अब ये समाजी रुकावटें जब ऐसे होंगी तो लोग डरते हैं कि हम एक अनजान शख्स से शादी कैसे करें। तो फिर ये होता है कि जी वो अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं। अरेंज मैरिज में ये होता है कि वो माँ बाप बीच में रुकावट बन जाते हैं, 50 मसले आ जाते हैं। 50 मसले आ जाते हैं, शादी में मसले ही मसले हैं। माशी रुकावट और समाजी रुकावट, ये दो बुनियादी दोनों बड़ी वजह है। नसीम सिद्दीकी साहब अभी बात कर रहे थे, पुलिस भी एक बड़ा मसला उन्होंने बताया है कि वो पुलिस को कौन समझाए। वैसे आपको क्या लगता है बड़ी रुकावट क्या है? अनम, एक तो लाइटर मूड में आपने लगता है डॉक्टर साहब की दुखती रग पे हाथ रख दिया। उन्होंने सारे मसाइल हमें बता दिए। अनम देखिए, सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इकोनॉमिकल मसला है पाकिस्तान के अंदर। नौजवान आप देखें कि कितनी फीसें भरते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए, आजकल तो लाखों रुपया लगता है। उसके देने के बाद जब वो कहीं पर जाते हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिलती। जब लोग जॉबलेस होते हैं और यही उनकी एज होती है कि जब शादी के लिए माँ बाप सोचते हैं, तो अगर आप किसी की लड़की लेने जाएंगे, उनसे रिश्ते की बात करेंगे, सबसे पहले वो पूछेंगे कि भाई लड़का करता क्या है। क्योंकि लड़का कुछ भी नहीं करता तो कोई भी जिसने अपनी नाजो नाज से पाला हुआ है तो इस तरह तो नहीं दे देंगे। तो हमारे मुल्क में ये जो बेरोजगारी है इसको भी दूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। फिर लोग ज़्यादातर लड़के कोशिश करते हैं कि किसी तरह बाहर चले जाएं, फिर वो बाहर जाके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, फिर डेफिनेटली फिर वहाँ पे शादियाँ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे रहने के मसाइल होते हैं, पासपोर्ट लेना होता है, वहाँ की नेशनैलिटी लेनी होती है। तो जो डॉक्टर साहब ने जिस बात पर इशारा किया, ठीक है, हमारी माशरती जो रवायात है वो शायद इस बात का इजाज़त ना दे कि लड़का लड़की खुले मैदानों में या कहीं पे मिल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई फैमिली सिस्टम इंटरेक्शन का इस तरह ज़रूर होना चाहिए। अपना इस्लाम में भी पसंद की शादी की इजाज़त है, उसको कोई बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन मेरे ख्याल से बल्कि इस्लाम तो सादगी से शादी का कहता है, बल्कि जो मुआशी मसाइल हैं आनम, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप मुआशी मसाइल आपके नहीं है, आप वेल सेटल्ड हैं, आपके पास जॉब अच्छी है, तो मेरे ख्याल से हर कोई आपको अपनी लड़की देने पे तैयार होगा। सही है। मुजम्मिल साहब, पहले हम ये देखते थे कि लड़कियों के लिए लड़कियों की शादी एक बड़ा मसला था क्योंकि जहेज का मामला सामने आते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो दबाव है वो लड़कों पर भी उतना ही शिफ्ट होता जा रहा है क्योंकि मौशी तौर पर स्टेबल लड़का होगा तो शादी होगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहली बात तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी जो है, ये एक बड़ी वजह है। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाला माशरा है, तो मैं ये तो हमारे यहाँ कि अक्सर तो शादी के इब्तदाई सालों में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहा जाता है, माँ बाप के साथ ही। बिल्कुल शादी के बाद अलहदा होना फौरी तौर पे कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। और मैं समझता हूँ 90% जगहों पे मैंने अपने इर्द गिर्द यही देखा है कि अगर अलहदा हुए भी हैं तो शादी के कुछ सालों बाद हुए हैं। फौरी तौर पे तो माँ बाप के साथ ही होता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी वजह है। हमने अपना जो हमारी चूँकि मेजॉरिटी यूथ है, हमारे यहाँ 65% यूथ है, फिर 30% से कम लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इनको प्रॉपर रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो कोई इन्हें अपनी लड़की क्यों देगा। हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ डॉक्टर बन रही हैं तो वो भी काम नहीं करना चाहती हैं। हम डॉक्टर लड़कियाँ बना रहे हैं लेकिन सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि उनके अच्छे रिश्ते मिल जाएं। हमारे माँ बाप, मैं एक दिन सेक्रेटरी हेल्थ के पास बैठा था तो पंजाब में वो एक कानून लाना चाहते थे कि 50% लड़के डॉक्टर बने और 50% लड़कियाँ बने। मैंने कहा ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा मसला ये है कि जो लड़कियां डॉक्टर बनती हैं वो अपने होम टाउन से बाहर काम करने को तैयार नहीं हैं। तो हमारे पास लड़के डॉक्टर तो बहुत कम है क्योंकि 80% लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं पाकिस्तान में। बैरियर्स हैं तो वो लड़कियां काम नहीं करती हैं तो फिर डॉक्टर्स की कमी रहती है और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं BHUs में, THQs में जाके। तो हमारे यहाँ ये एक तो लड़कियों को काम करने की भी हमें इजाज़त देनी होगी ताकि ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, मियाँ और बीवी दो पहिए हैं गाड़ी चलाने के, तो दोनों पहिए बराबर चल सकें। शायद अब इतनी महंगाई और इन्फ्लेशन के बाद मर्द अकेले के बस में इस गाड़ी का पहिया चलाना अकेला काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो एक्सपेक्टेशंस हैं शादी की कि बहुत वेल सेटल्ड है, हम अच्छे इंसान से शादी नहीं करना चाहते, अच्छे माशी इंसान से शादी करना चाहते हैं। इकोनॉमिकली बड़ा वेल सेटल्ड होना चाहिए, चाहे उसको तमीज़
जगेगी ना हो, लेकिन उसके पास जॉब अच्छी है, पैसा उसके बाप के पास भी है, गाड़ी है, तो हम अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं। और हम बेटे की शादी भी वहाँ करना चाहते हैं जो बेटी के घर वाले ज़रा वेल स्टैब्लिश्ड हों, उनके पास पैसा हो और हमें पता हो कि हमारे बेटे के माशी बहरान में और धूमधाम से शादी भी करनी होती है, जरा सोसाइटी को दिखाना भी होता है कि हम कितने वो तो लेकिन वो पंजाब में मसला नहीं रहा, क्योंकि वन डिश हो गया, तो आप चाहे 5 स्टार में भी करें तो देनी तो वन डिश है ना, आप दूसरी डिश खाने की नहीं दे सकते हैं। उससे जो फूड बजट है वो बहुत कम हो गया। लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि ये शादी जो है ना, ये दो इंसानों के रिश्ते से ज़्यादा दो माशी रिश्ते बन गए हैं, जिसकी वजह से हम जब घरों में शादी करने के रिश्ते देखते हैं तो लड़की वाले देखते हैं मुंडा की कर रहे हैं, तो मुंडे वाले देखते हैं कुड़ी वाले कुल कितना पैसा है। तो ये इकोनॉमिक टाई है, ये देखना तो जायज़ है कि क्या करता है लड़का या लड़की क्या करती है, लेकिन पैसा कितना है ये एक बड़ा सवाल है। असद महमूद साहब, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जिस तरह बाकी सब बात कर रहे हैं कि मुआशी तौर पर स्टेबल ना होना, ये सबसे बड़ी रुकावट है या आपको कोई और मसला लगता है? अना, मैं एक दो चीज़ें आपसे कहूँगा। पहले तो मैं कहूँगा कि वी ऑल आर अ नॉन सीरियस नेशन। अगर आप ये देखें कि जब क़याम पाकिस्तान 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, हमने 3.25 करोड़ की आबादी को उठाया और 75 सालों के बाद हम 24 करोड़ पे चले गए। बांग्लादेश पास 4.25 करोड़ 1947 में, और वो अभी इस वक्त 16-17 करोड़ पे खड़े हैं। सी द डिफरेंस। यानी हमने तो सोचा ही कभी नहीं, बस भाई मुसलमान आने हैं, बच्चे होने हैं, एक एक घर के अंदर 8-8, 10-10 बच्चे हैं, तो ये चीज़ें तो एक क्लास से सामने आनी हैं। दूसरी एक और मैं आपसे कहूँ, बिल्कुल माइशत की बात आती है, इकानमी बहुत बड़ा रोल भी प्ले करती है। एक जनरली भी मेरा ख्याल है हम ना ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हैं बीइंग अ सोसाइटी। हम लोग ना खूब से खूब तर की तलाश के अंदर हम रहते हैं। और जनरली ना एक लाइटर नोट पे कभी हम बात करें, एक खूबसूरत लड़की होती है, उसको एक हैंडसम लेकिन एक गरीब आदमी अगर प्रपोज करता है तो कहते हैं ये तो हरास कर रहा है मुझे। बट एट द सेम टाइम एक बदसूरत आदमी वेरी वेल सेटल्ड, वो किसी खूबसूरत लड़की को अगर वो प्रपोज करेगा तो फाइन, दिस इज द रोमांस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। इट इज़ नॉट इन पाकिस्तान, इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बट आई वुड से कि हमें एक तो ना हमारी अपनी जो कदरें हैं, जो ख़ानदान जुड़े होते थे, फैमिलीज इकट्ठी होती थी, वो एक लिहाज से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। देखिए एक वो चीज़ भी आती है, फिर नॉर्मली होता था जी कि ओके कम तादाद, कम आबादी, कम बच्चे, सारे आपस में शेर व शुक्र होते थे। अब तो बच्चों की तादाद इतनी बढ़ गई, डेफिनेटली उनके एजुकेशन के मरहले, बाकी सारा सेटल होना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले जिस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है, हमें बड़ा सीरियसली ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है इसके ऊपर बड़ा सीरियसली फोकस करना है कि पहले तो इस मसले को ख़त्म करें ना कि जी बेहंगम आबादी बढ़ती चली जा रही है, गंदम की ज़रूरत, सारी चीज़ों की, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर, बिल्कुल मुजम्मल साहब ने बात की कि जो वन डिश तो आ गई है, लेकिन इससे हट के जितनी हिंदुआना रस्में आपके एक्चुअली शादी के अंदर आ गई हैं। चले आप एक पेज पे तो आए जी, नहीं आई एम ऑलवेज ऑन वन पेज विद हिम, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट आई से कि एक्चुअली ये भी जब शादी की भी बात तय हो जाती है तो इसके बाद जो बेमहाबा अखराजात हैं, देखें ना, सोना तो किसी ने डालना है, सोना चला गया 2.25 लाख रुपए तोले, उसका रेट देखें। आप यकीन माने कि नॉर्मल से हाल के अंदर आप चले जाएं, पर हेड कितना ले रहे हैं, 2500-3000। आप मुझसे आप हैरान रह जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। तो ये जब सारी चीजें होती हैं तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। ठीक है, हमें थोड़ा सा सादगी की तरफ लेकर आना, सादगी की तरफ लेकर जाना चाहिए। और इस्लाम भी इस बात में दर्ज देता है कि सादगी से शादी करें ताकि ये मुआशी मसाइल अगर हैं भी आपके तो ये आड़े ना आ सके ऐसे मसलों की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। प्रोग्राम को करना है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।